changed our life and living style, and although treatment, how we are in the process of learning, and we have learned a lot, and no one know when it will go. There is expectation for new surge, and experts are saying there may be 2 and 3 surges. As everyone knowing, lockdown has opened in this scenario for our healthcare worker and healthcare provider. It is very mandatory to be a strict and protocol for next few months. So now I am coming on my topic, infection control program. Dicha, next. Introduction of novel coronavirus. Coronavirus belongs to large family. बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसे वायरस के स्ट्रेन से एक्सपोज्ड हुए हैं जो ह्यूमन में प्रीवियसली डायग्नोज नहीं हुए हैं, और जिसके कारण हमारे पास इसके लिए लड़ने के लिए एंटीबॉडीज नहीं है. बस बेस्ट पार्ट इस वायरस का जो कवरिंग है इन्वेलप है लिपिड एंड वायरल ग्लाइकोप्रोटीन से बना है. और बेस्ट थिंग जो मैं इसको कहना चाहती हूँ कि ये जो लिपिड है वो अल्कोहल और स्वेप से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण ये वायरस डिसइंटीग्रेट हो जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. मोड ऑफ ट्रांसमिशन. It primarily transmitted by respiratory droplets and fomites. But it is very important to understand कि what is droplets and what is fomites. Being a GNM and GD, आप ये समझिए कि ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, फोमाइट्स क्या होते हैं. जब हमारे पास सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया होती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस होते हैं, म्यूकस होते हैं, कंटामिनेटेड वायरस बैक्टीरिया सब कुछ ड्रॉपलेट्स फॉर्म में बाहर आते हैं, इंक्लूडिंग सलाइवा कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स. ये समझना क्यों जरूरी है और कैसे प्रोड्यूस होता है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड इट. जब ये बाहर आते हैं ड्रॉपलेट्स तो इनकी साइज होती है 5 to 100 macrons is a smaller size, और more than 100 macrons is bigger size. जो बिगर साइज के ड्रॉपलेट्स होते हैं ग्रेविटी के कारण बिफोर ड्राइंग किसी न किसी सरफेस पे वो टच करके बैठ जाते हैं. लेकिन जो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो लंबी दूरी तक ट्रेवल करते हैं, और उसमें से कुछ ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो ड्राई होकर माइक्रो ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स किसी न किसी फोमाइट्स पे स्टे करते हैं, और यही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है. और ये कैसे प्रोड्यूस होता है? दीक्षा, हेलो दीक्षा, दीक्षा, हेलो दीक्षा, एम आई ऑडिबल? देखिए स्क्रीन चेंज हो गई. हेलो दीक्षा, एम आई ऑडिबल? Hello. Ma'am, you are audible. Yeah, so just reply me. I was discussing regarding the droplets. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न बाय द GNM एंड GDA कि हमें इन्फेक्शन कैसे होता है और कहाँ से होता है, इसलिए मैं ड्रॉपलेट्स को समझा रही हूँ. तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई में टर्न हो जाते हैं, और वो लंबे समय तक उसके अंदर वायरस होता है, और इन वेरिएबल टाइम ऑफ पीरियड तक वो हवा में रह सकता है, किसी भी सरफेस पे रह सकता है. जब ये ड्रॉपलेट्स और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से हम इन्फेक्ट होते हैं या उसके टच में आते हैं, और उसे जब कोई होस्ट मिलता है तो अगेन प्रोलिफरेशन शुरू होता है, और उससे पेशेंट को इन्फेक्ट होता है. अगर मैं बताना चाहूंगी फोमाइट्स क्या होते हैं. हमारी बाल, हमारी चश्मे, हमारे कपड़े, स्टेथोस्कोप, पेशेंट के फाइल, बेड, कुछ भी फोमाइट्स की तरह एक्ट कर सकते हैं जब उस पे ड्रॉपलेट्स जाकर शट डाउन रुक जाते हैं. तो हाउ इट इज ट्रांसमिटेड? दीक्षा, माय स्क्रीन इज नॉट ओके. So I was in the mode of transmission. I was discussing the droplets and fomite. तो ये समझना जरूरी है कि फोमाइट्स क्या होता है. नॉन लिविंग थिंग्स जिसपे ड्रॉपलेट्स परसिस्ट करते हैं लंबे टाइम्स तक, वो फोमाइट होते हैं, और उसके कांटेक्ट में जब कोई भी पर्सन आता है तो इन्फेक्टेड हो सकता है. तो ना कॉमन ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन होते कैसे हैं? पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, पर्सन वाइल टॉकिंग, एक साथ कोई लोग बैठे हैं, आसपास खड़े हैं, टॉकिंग, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, एनीवे, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है.
क्लोज कांटेक्ट, जब कोई भी हेल्थ केयर वर्कर एक पेशेंट का एक क्लोज रूम में केयर करता है, या 2 पर्सन शेयरिंग कॉमन प्लेस लाइक कार या कॉमन रूम, उसको हम क्लोज कांटेक्ट करते हैं, उसमें भी हाई रिस्क होता है वो इन्फेक्शन होने का। थर्ड इज हाउस होल्ड ट्रांसमिशन, क्योंकि चाइना में बहुत कम हुआ, घर के अंदर आपस में लोगों से या हाउस होल्ड चीजों से ट्रांसमिशन होता है, दैट इज कॉल्ड हाउस होल्ड ट्रांसमिशन। नाउ कॉमन फॉर्माइट ट्रांसमिशन, directly, if we are touching the directly खुद से शेयर करना है। fomite, then we can get infected. इनडायरेक्ट फॉर्माइट ट्रांसमिशन, अगर एक फॉर्माइट से सेकंड फॉर्माइट से थर्ड फॉर्माइट्स में वो जाता है और उसको हम टच करते हैं, then we can get contaminated, that is indirect transmission. And most important for healthcare worker is aerosol generating procedure like open suctioning, endotracheal tube intubation, mask ventilation, non-invasive pressure ventilation, tracheostomy and CPR. And so nursing staff should be, healthcare workers should be aware doing these procedures. Now common sign and symptom. Disease caused by novel coronavirus is called as COVID-19. It may be a symptomatic carrier or may be symptomatic. Symptomatic patient may have little symptom like fever come and may be serious illness like DIC, liver failure, kidney failure, stroke, even chest pain, heart attack, any symptom. यहाँ हमें समझने की ये जरूरत है कि जो एसिम्टोमेटिक कैरियर है वो दूसरे के लिए डेंजरस है, क्योंकि वो स्प्रेड करता है सोसाइटी में, वो खुद ठीक हो जाता है, लेकिन उनसे जो इन्फेक्शन होता है उसमें मोर्टेलिटी कम होने के चांसेस होते हैं। पर अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट से हो रहा है और सिक पेशेंट से हो रहा है ट्रांसमिशन, तो ये खतरा ज्यादा है कि उनमें वायरुलेंसी ज्यादा होती है, ट्रांसमिशन भी ज्यादा होता है और मोर्टेलिटी भी उन पेशेंटों की ज्यादा होती है। तो हेल्थ केयर वर्कर को ऐसे पेशेंट को डील करते वक्त मस्ट बी अवेयर। नेक्स्ट, हु इज एट रिस्क? एज वी नो, नोवेल कोरोना वायरस इज हाईली एग्रेसिव एंड कंटाजियस. It is transmitting like a fire. So every person in the society is now at risk, but healthcare worker, essential service providers like media, police and grocery shop peoples are at risk. Ultimately, an utmost healthcare worker and provider are last person who will be exposed. जैसा आप समझिए, जब सारी सोसाइटी इन्फेक्टेड हो जाएगी तो पेशेंट हमारे पास ही आएंगे, और जितने सिक पेशेंट हम आएंगे हमारा खतरा उतना ही ज्यादा होगा। तो इसलिए इस सिनेरियो में हमें स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Now benefits of infection prevention control. If we learn the infection prevention, be able to protect ourselves, yourself and others, patient, family, ultimately we are able to protect our community, our environment and our society. And ultimate goal is break the chain of transmission. अगर हम जो ट्रांसमिशन का चेन है उसको ब्रेक कर देते हैं तो reduce the risk of transmission to healthcare worker, patient, visitors, and ultimately lower the risk to hospital staff, society, ultimately community. Next, standard precautions must be, you people are knowing the many precautions, but according to me, social distancing and hand hygiene is most important precaution. Social distancing should be applied for all person, everywhere, every place, either hospital, either mall, either house, either on the road, everywhere. आपकी प्रैक्टिस में आनी चाहिए, आपके रिफ्लेक्स में आनी चाहिए कि अगर हम कहीं भी खड़े हो, कभी हम खड़े हो, कहीं भी बैठे, तो एक दूरी बनाकर बैठे और किसी से ना मैं टच हूं ना मुझसे कोई टच हो। अगर हम ऐसा रिफ्लेक्स, हमारी पूरी पॉपुलेशन ऐसा रिफ्लेक्स पैदा कर लेती है, तो वी आर एबल टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन. नेक्स्ट इज हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, appropriate PPE, safe injection practice, safe handling to contaminated patients, environmental cleaning, safe handling to soil linen and waste management. Coming on hand hygiene, you must be aware of all kind of hand hygiene. Hand hygiene at two parts, hand wash and hand rub. Hand wash, बहुत सारे लोग हाथ साबुन लगाते हैं, जल्दी जल्दी धो लेते हैं, पर it is not good. Hand wash should be with soap and water at least 40 to 60 seconds. जो soap bubble होते हैं वो लिपिड envelope को ब्रेक करते हैं और जिसके कारण वायरस डिसइंटीग्रेट
होता है, तो must be careful about during the hand wash. Hand rub with alcohol based or more than 60% alcohol से हैंड रब होना चाहिए. मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 1-2 ड्रॉप लेते हैं और जल्दी से कर लेते हैं. इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस. बी अवेयर, आप अपने हाथ को कप की तरह बनाइए, उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हैंड रब और अल्कोहल को लीजिए. जब तक कि 7 to 8 स्टेप आप आपके फॉलो होते हैं, आपके हाथ में अल्कोहल होनी चाहिए. आफ्टर देन इट शुड बी ड्राई. Respiratory hygiene, you all of aware of this, respiratory hygiene and etiquettes. Now PPT, appropriate PPE should be used and appropriate places like face mask, N95 mask, face shield, goggles, gown, apron, gloves, head covers, shoe cover, etc. फेस मास्क, इंडिया में बहुत सारे फेस मास्क है, इसको मैं थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करना चाहूंगी. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्लॉथ मास्क. क्लॉथ मास्क एटलीस्ट क्लॉथ मास्क for should be apply for all individual, all person, everywhere, all patient, all attendant. In my opinion, on hospital, along with screening, triaging, hand hygiene, cloth mask should be mandatory for all patient and attendant before entering in the hospital, because anyone can be asymptomatic carrier, or any asymptomatic carrier can accidentally reach inside the hospital premises and can infect many of healthcare worker and other people. If we use cloth mask before entering the hospital, we can prevent the asymptomatic carrier to spread the infection. So it come in the protocol. Next is surgical triple layer mask. Triple layer mask should be applied for healthcare worker. It is superior to cloth mask. It has 3 layer. Inner layer is white and soak the moisture. Second layer is filter, which is filter the virus and bacteria. Third layer is blue and it is water repellent and prevent the seeping of the water, and it is universal for healthcare worker, and must be careful during the applying the surgical triple layer. White layer should be inside and never it should be touched again after using it. Next is N95 mask. N95 mask is superior than surgical mask, but in hospital maximum काम हमारे surgical triple layer mask से हो जाते हैं. लेकिन जहाँ एरोसेल जनरेटिंग प्रोसीजर्स होता है, जहाँ लाइक एनेस्थेटिस्ट सर्जन एक्सपर्ट वर्जन करते हैं, या कोई भी स्टाफ पेशेंट की क्लोज कांटेक्ट में जाता है, ओपन सक्शनिंग, तो हाँ N95 मास्क की जरूरत हो सकती है. N95 मास्क डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम से जाना जाता है. इसके अलावा N99 मास्क, पार्ट मास्क, इलास्टोमेरिक रेस्पिरेटर आर डिफरेंट मास्क नाउडेज कमिंग इन invention. It is advanced kit of PPE. This kit are usually used when staff or doctors or healthcare worker provider go in the isolation area or COVID suspected patient area or COVID confirmed cases treatment. Important है कि इसको पहनना, donning and doffing both are very important. Before donning, you must do hand hygiene and donning is very very important. क्यों? जब भी आप आइसोलेशन में जाते हो या कोविड एरिया में जाते हो कोविड पेशेंट को देखने के लिए, तो यू मस्ट बी कीप इन माइंड कि आपकी जो पीपी है इन्फेक्ट हो गई है. अब जब इसको डॉफिंग करोगे, रिमूव करेंगे, तो यू मे गेट इन्फेक्टेड. अगर आपने इसका प्रॉपर डॉफिंग नहीं किया तो गेट इन्फेक्टेड. तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि मस्ट यूज डबल ग्लव्स, और डॉफिंग करते वक्त सबसे पहले आप ग्लव्स को सैनिटाइज कीजिए और उसको आप रिमूव कीजिए. उसके बाद हर स्टेप पे आप अपने हैंड को सैनिटाइज करना है और एक एक पीपी को रिमूव करना है. अल्टीमेटली लास्ट ग्लव को जो इनर ग्लव्स है उसको भी थ्रो करना है और सैनिटाइज करना है. मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि तमाम वीडियोज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, प्लीज गो प्रॉपर डॉफिंग रिपीटेडली एंड लर्न. और लर्न ही नहीं, आप अपने इसको रूटीन में लेकर आइए कि कैसे मुझे डॉफिंग करना है. Next, this slide is showing how to correctly wear the mask. Less than 2 years of child is not recommended to wear the mask. Slide showing how correctly wear dispose mask.
जितना मास्क हमारे लिए पहनना जरूरी है, उतना ही मास्क हमें डिस्पोज करना जरूरी है। अगर हम मास्क पहनने से हम स्प्रेड को रोकते हैं, लेकिन अगर हम गलत तरीके से मास्क को पहनते हैं, गलत तरीके से डिस्पोज करते हैं, तो हम इन्फेक्शन को, स्प्रेड को बढ़ा सकते हैं। इसलिए जब भी मास्क आप ओपन करो तो फर्स्ट थिंग इन माय व्यू, मास्क को डिसइंफेक्ट करो स्प्रेड से, आदर अल्कोहल और HCl। देन उसको फोल्ड करो, और फोल्ड इस तरह से करो, उसका टिश्यू पेपर में रैप करके क्लोज डस्टबिन में उसको बंद करो। अगर टिश्यू पेपर ना भी हो तो आप डिसइंफेक्टेंट से उसको डिसइंफेक्टेंट करो और देन थ्रो इन द क्लोज डस्टबिन। ना व्हाट नेसेसरी व्हेन एंड वेयर, ये जो प्रोटोकॉल्स है मैंने कुछ अपने हॉस्पिटल में सेट कर रखा है, जो कि प्रोटोकॉल मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ। बिफोर एंटरिंग टू हॉस्पिटल फॉर all patient and attendant, hand hygiene and cloth mask is mandatory. For front row staff and healthcare workers, front row staff means जो स्टाफ रिसेप्शन पे हैं, जो सिक्योरिटी हमारे गेट पे खड़ी है, जो हेल्थ केयर वर्कर हमारे गेट से बाहर आने वाले नए पेशेंट अटेंडेंट को डील कर रहे हैं, उन्हें फ्रिक्वेंट हैंड हाइजीन करनी है, मेडिकल मास्क इज कंपलसरी, आई प्रोटेक्शन इज कंपलसरी, ग्लव्स इज कंपलसरी। Before touching and after touching patient and after contaminated work, repeated hand hygiene, medical mask, eye protection, gloves are compulsory, gown is optional. If any healthcare worker going to contact with blood or any secretion, frequent hand hygiene, medical mask, eye protection, gown is compulsory, gloves is compulsory, gown is optional. If there is risk of splashes, hand hygiene is compulsory, medical mask is compulsory, eye protection is compulsory, gloves is compulsory, gown is compulsory, full PPE may be optional. This can be set by each and every hospital as their ability of sources, resources and policy. But in my hospital, we have set this protocol. In safe injection practice, you people must be aware of this safe injection, so I'm not going to discuss this. Break the chain is, there is two images. I think image is speaking something, so I will explain it. First image को आप देखें, पेशेंट को टच करने से पहले, टच करने के बाद, पेशेंट के बेड को टच करने से पहले, पेशेंट के बेड को टच करने के बाद, यूरोबक को टच करने से पहले, पेशेंट के किसी भी पार्ट को टच करने से पहले, टच करने के बाद हाथ को सैनिटाइज करना है। ऐसा क्यों? अगर आप टच करने जा रहे हो सकता है आपका हाथ कंटामिनेटेड हो और आपने जहां भी टच किया उस हिस्से को दे दिया। इफ योर हैंड इज नॉट कंटामिनेटेड, लेकिन आपने टच किया, आपका हाथ कंटामिनेट हो गया, आपने सैनिटाइज नहीं किया, तो वापस इन्फेक्शन को आपने ले लिया। सो टच करने के पहले, टच करने के बाद आपको ऑलवेज अवेयर कि हमें हैंड हाइजीन करनी है। नेक्स्ट इमेज शोइंग सिमिलर पिक्चर, सिनेरियो डिफरेंट है। डोर हैंडल, इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप, इसे भी आप टच करने से पहले, टच करने के बाद सैनिटाइज करेंगे। अगर आप डोर हैंडल टच करने जा रहे हैं, अगर आपका हाथ कंटामिनेटेड है, आपने टच किया, किसी और ने टच किया, तो वो कंटामिनेशन नेक्स्ट को जाएगा। वेरी वेरी यूजफुल इमेज एंड इसको आप जरूर फॉलो करें। स्ट्रैटेजी फॉर लिमिटिंग प्रिवेंशन एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. A standard precaution for all patient and person at all times should be applied. Every hospital should have management, and in each and every hospital should be there environmental management and engineering control. Disinfection, there are two types of disinfection, surface and air. As just now I have discussed, please mute yourself. Shruti, please mute yourself. There are two disinfection, air and surface disinfection. Just now I discussed the transmission. जब ट्रांसमिशन होती है, ड्रॉपलेट्स एयर में आते हैं। जब वो एयर में आते हैं ड्रॉपलेट्स, तो एयर हमारा कंटामिनेटेड हो गया, तो उस एयर का हमें डीकंटामिनेशन करना है, जैसे एयर डिसइंफेक्शन। और जब ड्रॉपलेट्स कॉन्टेक्ट सरफेस में आते हैं, आइदर फ्लोर पे आए, आइदर मॉनिटर पे आए, आइदर पेशेंट बेड पे आए, क्लोथिंग, दैट इज सरफेस इन्फेक्शन, सो सरफेस कंटामिनेशन। अब हमें उस सरफेस को डिसइंफेक्शन करता है। आई थिंक
आपने सरफेस अवेयर क्लियरली समझ लिया होगा। हाउ डिसइंफेक्ट, तो इसके लिए डिसइंफेक्टेंट जो यूज करते हैं अल्कोहल, सोप, सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, नाउडेज सम स्टडीज गोइंग ऑन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अल्कोहल के बारे में मैं कुछ बात बताना चाहूंगी। अल्कोहल एक ऐसी डिसइंफेक्टेंट है जिससे ऑल काइंड ऑफ वायरस, बैक्टीरिया इंक्लूडिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आल्सो किल्ड एक्सेप्ट क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिली। अगर डस्ट है तो उस कंडीशन में हम सोप से उसको क्लीन करते हैं तो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिली भी चला जाता है। सोप से क्लीन करके अल्कोहल से उसको डिसइंफेक्ट करते हैं। तो अल्कोहल इज सिंगल एजेंट विच कैन kill all kind of virus, bacteria, everything, even fungi also. So always stick on alcohol during hand rubbing, hand sanitizer. Next, hospital management. Hospital management is very important part in this scenario. Management should be start before entry gate of hospital. Hospital entry gate से पहले हमारी management शुरू होनी चाहिए। मेरी ओपिनियन में और जो जनरल कंसेंसस कहते हैं एक्सपर्ट जो हर हॉस्पिटल की एंट्री से पहले एक सेपरेट वेटिंग एरिया और सिटिंग एरिया बननी चाहिए जिसमें कि के लिए डॉक्टर गायत्री मैम, या मैम सॉरी टू इंटरप्ट, इसको आप प्लीज कैन यू डू इट फुल स्क्रीन द पीपीटी? ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। इट इज ओके, it is yes ma'am, it's fine. hospital management, मैक्सिमम एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट हॉस्पिटल की एंट्री से पहले आइदर पार्किंग या हॉस्पिटल के पास जो भी एक्स्ट्रा स्पेस हो उसमें वेटिंग एरिया क्रिएट करनी चाहिए जिसमें कि अटेंडेंट और पेशेंट बैठ सके और उनमें आपस में डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। एंट्री गेट से पहले पेशेंट की स्क्रीनिंग हर कोई कर रहा है, स्क्रीनिंग होनी चाहिए टेम्परेचर के लिए। साथ में मास्क स्क्रीनिंग, हैंड हाइजीन के साथ क्लोज मास्क कंपलसरी प्रोटोकॉल होनी चाहिए। सिंस आई डिस्कस बी अवेयर अबाउट द एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, गेट से पहले आइदर डिसइंफेक्टेंट टनल, आइदर फ्लोर मैट होना चाहिए जो कि वेट विथ सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिससे कि आप अनसीन कंटामिनेशन जो आपके फुटवेयर के साथ आपके सरफेस पे आता है वो ना, आपके फुट भी वहीं पे सैनिटाइज हो जाए और फुट के थ्रू भी, फुटवेयर के थ्रू हॉस्पिटल के अंदर ना हो। हमारे हॉस्पिटल में हमने ये पॉलिसी कर रखी है और हॉस्पिटल स्टाफ के लिए सेपरेट गेट होने चाहिए, पेशेंट एंड अटेंडेंट के लिए सेपरेट गेट होनी चाहिए और दोनों ही गेट पे प्रोविजन होना चाहिए कि फुटवेयर वहीं पे डिकंटामिनेट कर दिए जाएं। फर्स्ट थिंग, अनदर थिंग कि जो ओपीडी स्क्रीनिंग एरिया होती है उसको भी एक सेपरेट होना चाहिए ग्लास वियर या एक्रेलिक मटेरियल का। जो भी आपका फ्रंट वियर स्टाफ है, फ्रंट स्टाफ है, वो डायरेक्टली अटेंडेंट से और स्टाफ से एक्सपोज ना हो। तो ट्राइजिंग ओपीडी एक कॉर्नर में होनी चाहिए। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट चीज, अटेंडेंट की एंट्री रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। वहीं से एक पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही अटेंडेंट होनी चाहिए ताकि आप अंदर भीड़ ना जा सके और एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ज्यादा से ज्यादा अंदर ना जा सके। सेम चीज हॉस्पिटल स्टाफ के लिए भी फॉलो होती है कि उनकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। वन थिंग, अगर हॉस्पिटल स्टाफ आता है तो अगर जिस हॉस्पिटल में फैसिलिटी है उनका ड्रेस चेंज हो जाना चाहिए। इससे हमारे पास दो फायदा होते हैं, जो बाहर से हॉस्पिटल स्टाफ अपने कपड़ों के साथ कंटामिनेशन लेकर आते हैं हॉस्पिटल को नहीं देंगे। अगर वो हॉस्पिटल से सेम कपड़े में कंटामिनेशन लेते हैं तो आप अपने घरों को लेकर नहीं जाएंगे। तो वी आर ब्रेकिंग द चेन इन बोथ वे। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल इनसाइड द प्रीमिसेस। अब पेशेंट हमारे अंदर आ गए तो हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट साइनेज होने चाहिए कि ओपीडी के पेशेंट कैसे जाएंगे, सीटिंग कहाँ है, फार्मेसी कहाँ, हमें ड्रग कहाँ से रिसीव करनी है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ से रिसीव करना, सो दैट इनसाइड प्रीमिसेस यू कैन प्रिवेंट और लिमिट द मूवमेंट ऑफ द पेशेंट एंड अटेंडेंट बोथ। जितना मूवमेंट होगा उतना कंटामिनेशन का आपका रिस्क बढ़ेगा। सो ट्राई टू मिनिमाइज द मूवमेंट इनसाइड द कैंपस। एंड ऑल्सो
हॉस्पिटल के अंदर एक नहीं 2-3 ट्रेजिंग एरिया होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एडमिटेड पेशेंट में आपका कभी भी सिम्टोमेटिक हो सकता है, अटेंडेंट सिम्टोमेटिक हो सकता है। आपको वहाँ भी एक अलग-अलग लेवल पे, हर लेवल पे स्क्रीनिंग होनी चाहिए और ट्रेजिंग बननी चाहिए। स्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए पेशेंट अटेंडेंट के लिए, हेल्थ केयर वर्कर के लिए। क्लियरली डिफाइंड कोल्ड जोन, हॉट एरिया और ट्रांजिशन जोन चाहिए। आई वांट टू क्लियर कि कोल्ड जोन क्या होता है। हॉस्पिटल का वो पार्ट जहां आपको क्लियर कट पता है देयर इज नो कोविड इन्फेक्शन, देयर इज नो कोविड पेशेंट, कोविड नेगेटिव एरिया। हॉट वेयर इज सस्पेक्टेड और confirmed COVID patient. Transition zone, from where we transfer the patient from one area to another area. But on the transition zone must be checkpoint. checkpoint होने चाहिए, उस चेक पॉइंट पे स्टाफ की ड्यूटी होनी चाहिए, उस चेक पॉइंट पे हैंड हाइजीन फैसिलिटी होना चाहिए, स्पेशली अल्कोहल सैनिटाइजेशन। और उस चेक पॉइंट से कोई भी गलती से भी आइदर पेशेंट, आइदर अटेंडेंट, आइदर हेल्थ केयर वर्कर गलत रो में, गलत डायरेक्शन में मूव ना करे, so that we can prevent the transmission inside hospital also. नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑन ईच एरिया। मैक्सिमम हॉस्पिटल में आज दे, जैसा हमें पता है कि पैंडेमिक के कारण मैक्सिमम हॉस्पिटल की जो आईपीडी ड्रॉप कर गई, तो बहुत सारे कमरे खाली हैं। तो जो आप कमरे को यूज नहीं कर रहे हैं उसको परमानेंटली लॉक्ड कर दो, उसको ओपन ना रखो कि वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बने। जो आर्टिकल यू आर नॉट यूजिंग, आपके आईसीयू नहीं चल रहे हैं तो आप मॉनिटर को क्लोज कर दो, आप वेंटिलेटर को क्लोज कर दो, जो चीज आप यूज नहीं कर रहे हो उसको बंद कर दो। और वाल को फ्री कर दो, वाल पे जो इमेजेस होते हैं और सीनरी होती है उसको हटा दें, केवल साइनेजेज और कंपलसरी चीजों को ही डिस्प्ले करें, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है और आपकी मॉपिंग में आपको दिक्कत कर सकता है। मिनिमाइज पेशेंट बिलोंगिंग। पेशेंट जो अपने बिलोंगिंग को अपने घरों से लेके आ रहा है जो एडमिशन के लिए, वो बिलोंगिंग फॉर्मेट्स की तरह एक्ट कर सकता है। एक क्लियर कट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि उसके जो बिलोंगिंग है हॉस्पिटल गेट से पहले हम लौटा दें। हमने हॉस्पिटल में एक सेट प्रोटोकॉल रखा है कि हॉस्पिटल गेट के बाहर ही पेशेंट के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और उनकी सारी बिलोंगिंग रिटर्न कर दी जाती है, और हॉस्पिटल ही उनको सारे बिलोंगिंग्स प्रोवाइड करता है एक्सेप्ट मेडिकल्स पेपर को छोड़ के। इससे आप फॉर्मेट्स को आने से रोक सकते हो। प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग एंड मेंटेन डिस्टेंसिंग। हॉस्पिटल के अंदर भी आप ओवर क्राउडिंग को रोको। ओवर क्राउडिंग रोकने का फर्स्ट तरीका कि जैसा हमने बताया, एडमिटेड पेशेंट के साथ भी आप अटेंडेंट की एंट्री रिस्ट्रिक्ट करो। इन माय हॉस्पिटल ओनली वी हैव अलाउड 2 अटेंडेंट, और रिटर्न होता है वही अटेंडेंट परमानेंटली हॉस्पिटल के अंदर रहता है, बाहर नहीं जाता है। वो बाहर जाएगा तो इन्फेक्शन लेकर आ सकता है। वी हैव नॉट अलाउड कि आप बाहर जा सकते हो। वो बाहर नहीं जाता, हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटी को यूज करता है। हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ में भी सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। स्टाफ को आपस में बैठ के एक साथ खाना नहीं खाना है, चाय नहीं पीना है, बातें नहीं करनी, क्योंकि मे भी उसमें से कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकता है और दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। तो हॉस्पिटल अथॉरिटी को इस बात के लिए अवेयर होना चाहिए, स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए और अलर्ट होना चाहिए कि स्टाफ ये गलतियां ना करें। ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, इट इज वेरी क्रूशियल इशू। इसके लिए डेडिकेटेड और वेल ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, अप्रोप्रिएट पीपी में होना चाहिए और क्लियर जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको फॉलो करना चाहिए। और ट्रांसफर के बाद जिस जगह से ट्रांसफर हुआ उस एरिया को डिसैनिटाइज करना चाहिए, और स्टाफ भी जो है वो हैंड हाइजीन फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को फॉलो करेगा। Environmental management, as I discussed earlier, air infection and surface infection just now. So how will I will do for surface disinfection? We use sodium hypochlorite either in form of fog, स्प्रे और मॉपिंग। लेकिन जिस सरफेस पे हम सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं यूज करेंगे वहां अल्कोहल बेस्ड स्वाब को यूज करेंगे, लाइक थर्मामीटर। इन जगहों पे कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल, इन चीजों को हम अल्कोहल से करेंगे। एयर डिसइंफेक्शन, एयर इज इन्वायरमेंटल लेयर। एक मैं फिजिक्स की थ्योरी बताना चाहूंगी कि कोई भी चीज, जैसा हमने ड्रॉपलेट्स बताया, शट डाउन कर जाता है 15 मिनट के अंदर। ये जिम को जो बिग साइज ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सरफेस को टच कर जाते हैं। तो अगर हर घंटे हम सरफेस की मॉपिंग करें कोविड पेशेंट एरिया में भी, तो हम सरफेस का डिकंटामिनेशन को कम कर सकते हैं। और जो स्टिक कर जाते हैं मॉनिटर पे और बेड पे, उसको भी अगर फ्रीक्वेंटली घंटे 2 घंटे बात करें, एज हॉस्पिटल पॉलिसी डिसाइड
we have decided for 2 hour policy. तो हम इसको कम कर सकते हैं कंटामिनेशन को. एयर के लिए एक चीज और है कि नेगेटिव प्रेशर रूम होना चाहिए. नेगेटिव प्रेशर रूम होना चाहिए. सेंट्रल एसी इज नॉट अलाउड. सेंट्रल एसी से पूरे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन फैलना चाहिए. अगर लिमिटेड एरिया है तो हाँ एटलीस्ट 12 एयर एक्सचेंज पर एयर आवर होना चाहिए. ऐसा क्यों? जो इन्वायरमेंट का एयर है वी कंसीडर स्टेराइल. अगर क्लोज्ड एरिया में कोई भी वायरस लंबे टाइम तक है तो एरिया एज्यूम इन्फेक्टेड. अगर वहां का एयर बाहर जाता है, बाहर की एयर अंदर एक्सचेंज हो जाती है तो उसको हम डिकंटामिनेटेड कर रहे हैं. इसीलिए एएचयू का प्रोविजन ऐसी जगह में होना चाहिए नेगेटिव प्रेशर एरिया. इट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग कंट्रोल. This is a very hectic and exhaustive slide, but very useful slide. This slide cover all aspects of hospital disinfection and cleaning, but I'm not going to discuss since it is very big and exhaustive. Equipment cleaning and disinfection. As discussed earlier, the sodium hypochlorite we use, and where we cannot use sodium hypochlorite, we use alcohol-based swab and mopping. Environmental decontamination. Again on this topic, surface are 2 types: low touch surface and high touch surface. Low touch surface like floor, ceiling, जहाँ की हम कम मॉपिंग कर सकते हैं, पर हाई टच सरफेस एरिया लाइक डोर नॉब्स, बेड ड्रिल, लाइट स्विचेज, wall till 7 feet, edges of curtains, this should be frequently sanitized. Now cleaning and disinfection of patient room. Occupied room. For occupied room, it must be clear in mind for management. Staff should be well trained and dedicated. उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी पॉलिसी क्या है कि उस रूम का कौन सा कोना, कौन सा बेड कैसे हमें क्लीन करना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्रोप्रिएट पीपी में होना चाहिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ चेकलिस्ट फॉलो होना चाहिए. आफ्टर डिस्चार्ज रूम की कंप्लीट क्लीनिंग होनी चाहिए और क्लोज होना चाहिए. Linen management. Linen may be unsoiled and soiled. We concerned about soil management. Soil management must be labeled as COVID-19 if it is COVID-19 soiled. A staff should be dedicated and trained, and a staff must be in appropriate PPE, that heavy duty gloves, masks, eye protection, long sleeve gowns, aprons. And it must be clear कि never carry linen against the body, and these linen should be labeled as COVID-19 and packed in the leak-proof bag or bucket. If this linen having solid excrement, it should be disposed in proper toilets. After disposing it, a staff should remove or don of PP. After removing the PP, should follow hand hygiene and appropriate standard protocol of sanitization. And washing of this linen. Washing are 2 types: washing machine type and non-machine. Machine type washing, first it should be clear it wash with detergent and water in washing machine with 60 to 90 degree temperature. Then it's soaked in 0.1% sodium hypochlorite at least for 30 minutes or more than 30 minutes, then let it dry. Non-washing machine soaked with water, preferably hot water, with soap and detergent in large drum, and by use of a stick to stir so that you can avoid splashes. And after, it should be dipped also in 0.1% sodium hypochlorite for at least 30 minutes or more than 30 minutes, then clean and let it dry in preferably sunlight. Now biomedical waste. I think all of you are aware of all kind of biomedical waste, so there is no need to explain it too much. In aspects of COVID-19, in red bag, we used to dispose goggle, face shield, splash proof, plastic cover, all helmets, nitrile gloves. In yellow bags, dispose triple layer mask, N95, head cover cap, shoe cover, disposal linen, non-plastic and semi-plastic cover. And COVID-19 waste
always should be level at COVID-19 waste, and there should be dedicated staff in appropriate PPE. Bags should be double layer, and always dedicated trolley, and sample area should be separate. Collection area should be separate. Now I am showing some our development in my hospital in view of the spread of the COVID-19. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आई हैव रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ अटेंडेंट इन द माय हॉस्पिटल. अगर पेशेंट का एडमिट होता है तो ओनली बी अलाउड 2 अटेंडेंट. और अटेंडेंट का एक सेपरेट पेशेंट का अटेंडेंट का सेपरेट कंसेंट लगता है. पेशेंट कंसेंट में रूटीन कंसेंट के अलावा कोविड कंसेंट होता है जिसमें लिखा होता है क्लियर कट कि हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान पेशेंट को कोविड डायग्नोज हो सकता है. हॉस्पिटल एंड डॉक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. एंड जो अटेंडेंट कंसेंट होता है उसमें भी क्लियर कट उसके पूरी बायोग्राफी लिखी होती है, उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री लिखी होती है, लिखा होता है कि हेल्दी है. और उस अटेंडेंट की भी पर डे हम स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी भी चेकलिस्ट बनाते हैं कि एनी टाइम वी फील कि पेशेंट अटेंडेंट इज बीइंग सिम्टोमेटिक, वी टेक केयर ऑफ दैट आल्सो. वन थिंग अदर, हर पेशेंट का RT-PCR कंपलसरी होता है. अगर ऑपरेटिव पेशेंट है तो 2 टाइम्स RT-PCR करते हैं, एडमिशन के बाद, एडमिशन के साथ में 8वें दिन के बाद. और प्रेफरेबली हॉस्पिटल में पेशेंट 10 डेज तक एडमिट रहता है ऑपरेटिव पेशेंट, अगर इमरजेंसी नहीं है तो. दूसरी चीज, एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर इज नॉट अलाउड फॉर द जूनियर स्टाफ and nursing staff. If emergency or if very needful, senior doctors like me used to do aerosol generating procedure. Intubation done exclusively in the intubation box. And what I am showing in the picture intubation box, really I am pleasure to inform that this box is designed by me and my team, and it is manufactured in the Azamgarh. And thanks to Dr. Bala Venkat sir of Sir Ganga Hospital South, जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिला इस बॉक्स को बनाने का और बॉक्स को यूज करने का. सो वी आर लर्निंग. आप भी जो लर्न करते हैं यू कैन इन्वेंट, और जो भी आप लर्न कर रहे हो उसको आप प्रैक्टिकल अप्रोच में उसको ला सकते हो और लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वी आर लर्निंग ईच अदर. हम एक दूसरे से सीख रहे हैं नई चीजें और एक दूसरे को सिखा रहे हैं नई चीजें. सो स्पेशल अटेंशन, मैंने एक स्लाइड ऐड करी स्पेशल अटेंशन इन व्यू की. बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग अपने अटेंशन को इधर उधर कर देते हैं. तो रिगार्डिंग मास्क, जैसा मैंने बताया मास्क का यूज स्प्रेड रोकता है, लेकिन मास्क का गलत यूज और मास्क का इम्प्रॉपर डिस्पोजल खतरनाक है. ऑलवेज बी अवेयर ऑफ मास्क. एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर हेल्थ केयर वर्कर के लिए it's very dangerous, so always be aware while doing it and while coming in contact this procedure. येलो बैग के बारे में आपको पता है, ECG इलेक्ट्रोड आप लगाते हो पेशेंट के बहुत क्लोज जाते हो तो ऑलवेज बी अवेयर. ग्लूकोज स्ट्रिप में भी ऐसा होता है. नीडलिंग चाहे आइदर नर्सिंग स्टाफ, आइदर पैथोलॉजी, आइदर एनीवन क्लोज होता है, बी अवेयर. कवर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फाइल, पेशेंट पेपर, मेनी थिंग्स आर आपको टेंशन में रखना है कि हमें कितना अवेयर रहना है और कितनी सावधानियां लेनी. नाउ कम एंड कंक्लूजन, मस्ट फॉलो डिस्टेंसिंग एटलीस्ट 1 to 2 मीटर. एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1 to 2 मीटर इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि जो एरोसोल्स हैं ये लंबी दूरी पर ट्रैवल करते हैं. तो इन माय ओपिनियन क्लॉथ मास्क इज मैंडेटरी एवरीवेयर. आप हेल्थ केयर वर्कर हो तो अपने घर में आते हो तो भी क्लॉथ मास्क पहनो और अपने घर वालों से सेपरेट रहो और एक मेंटेन करके रहो. फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन फॉर हेल्थ केयर वर्कर इन हॉस्पिटल इज वेरी मैंडेटरी, वेरी कंपल्सरी. अगर आप ग्लव्स पहने हो तो ग्लव्स के ऊपर भी, ग्लव्स को भी फ्रीक्वेंट सैनिटाइज करते रहो. हमारे हॉस्पिटल में हमने एक व्हाइट कोड जनरेट किया है. जब ईच आवरली भी अनाउंस व्हाइट कोड, जब हम व्हाइट कोड अनाउंस करते हैं तो सारे नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग काउंटर से उठ के, रिसेप्शन स्टाफ रिसेप्शन काउंटर से एक्सेप्ट कोई बिजी काम कर रहा है तो सब लोग जाके एक साथ हाथ को धोते हैं
या हाथ को सैनिटाइज करते हैं। इसका एक फायदा होता है, अगर किसी भी टाइम में किसी के हाथ में अगर कंटामिनेशन है तो वो चेन ब्रेक हो जाती है, और जो नहीं कर पाता इमीडिएटली 5 to 10 मिनट्स के अंदर जैसे ही खाली होता है वो भी इस चीज को फॉलो करता है। तो वी आर डूइंग इट्स फ्रॉम द 2 months, लास्ट 2 months। यूज अप्रोप्रिएट पीपीई, आप वही पीपीई को यूज कीजिए जो जिस जगह पे जस्टिफाइड है, अदरवाइज फुल पीपीई डू नॉट यूज। अगर आप उसी जगह पे फुल पीपीई यूज करोगे जहां आपको नीड नहीं, तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप बोर हो जाओगे, आप पेशेंट का ट्रीटमेंट देने से भागोगे। इसलिए आप पीपीई को समझो और अप्रोप्रिएट पीपीई को अप्रोप्रिएट जगह पे यूज करो। स्टाफ एट राइट टाइम, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टाफ को सेलेक्ट करे, और जो राइट स्टाफ है उसको राइट टाइम पे राइट प्लेस पे ड्यूटी लगाए। प्रोटेक्शन ऑफ स्टाफ इज आउट मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप में हमारे लिए बहुत कीमती हो, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपके दिमाग में ये होना चाहिए, आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि वी आर नेग्लिजेंट अबाउट यू एंड नेग्लिजेंट अबाउट आवर सेल्फ। जब हम जितना अपने लिए कंसर्न है, हम आपके लिए भी उतना ही कंसर्न है। स्टाफ इलनेस, अगर आप कभी भी इल फील करते हो तो बेहिचक बताएं और अपने आप को क्वारंटाइन करें। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की आप हेल्प में मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग ए हेल्थ केयर वर्कर एंड प्रोवाइडर, जब भी आप अपने घरों को जाते हो तो घर के अंदर प्री कोविड स्टेटस में एंटर करो। व्हाट इज दिस प्री कोविड स्टेटस? प्री कोविड वर्ड्स जो है ये न्यू इन्वेंशन है, और ये हमारे इंडियंस डॉक्टर्स ने ही इस शब्द को मोस्ट प्रोबेबली यूज में लाए हैं। इसका ये मतलब है कि जब आप घर में घुसे तो आपके शरीर पे, आपके कपड़े पे, आपके किसी भी इंसान ने एक भी कोविड का वायरस नहीं होना चाहिए। आप घर में एंटर करते हो तो आपको पता है कि आपको किसी को कॉल करोगे वो आपका दरवाजा खोलेगा, और आप वॉशरूम में जाओगे, घर के बाहर वॉशरूम, आप नहाओगे, अपने कपड़े को धुलोगे, लेकिन नहाने के दौरान हो सकता है आपके बालों के ऊपर से स्प्लैश होकर एक वायरस बाथरूम की दीवार पर चिपक जाती है, तो आप उस दीवार को भी क्लीन करोगे। आप अपने आप को क्लीन करने के बाद घर के अंदर में जाने के बाद भी मास्क में रहेंगे और डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। अगर आप डेली हॉस्पिटल जा रहे हैं तो देन कैन ओनली प्रिवेंट योर फैमिली, और 100% भी नहीं, लेकिन यही एक तरीका है जिससे कि आप अपने आप को, अपने घर वालों को बचा सकते हैं, अपनी सोसाइटी को बचा सकते हैं। अल्टीमेटली इतने एग्जॉस्टिव डिस्कशन के बाद इट मस्ट बी क्लियर कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि COVID-19 is extraordinary challenge. It's not simple challenge, but we can win it with ordinary solution of extraordinary discipline, extraordinary. Thank you so much, Andiksha. So I am stopping my speech here only, and I along for next session. Thank you so much, ma'am, for such an informative session. I'm very grateful that you took the time out of your busy schedule to address our participants. Okay. So, thank you very much, ma'am. So now we are moving towards our last session.